बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। मेरे साथ इस्लामाबाद से स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह, तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। वैसे आपको ही बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुबारक आपको किस पता है कि लिए? मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, एक तो हम जुम्मे की मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को, और जुम्मे के दिन के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी एक्साइटमेंट, खैर मेरे लिहाज से तो मैं इस लिहाज से भी बहुत खुश होती हूँ कि आगे वीक की 2 छुट्टियाँ आ जाती हैं। लेकिन जुम्मे के एतबार से अगर बात किया जाए तो आपको पता है कि एक तो वीक का आखिरी दिन होता है, लेकिन अगर जुम्मे के दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। जितना कैश कर सकते उसको करें, आज के दिन का खुसूसी एहतमाम करें, उठें टाइम से, नमाज का एहतमाम करें, और सारा दिन आपको तो जुम्मे में असर की नमाज के बाद भी कहा जाता है कि अब जो भी दुआ मांगे वो ज़रूर कबूल होती है। दिन में किसी भी वक्त, खा वो सोमवार का दिन हो, मंगलवार हो या जुम्मे का ख़ास तौर पे, तो खुशो खुजू से जो भी दुआ मांगेंगे अपनी मुश्किलात की आसानी के लिए, तो वो दुआ मांगें, लेकिन साथ साथ हमारे इस मुल्क के लिए जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं इसके लिए भी दुआ ज़रूर करें। इस पर यकीनन एक मुश्किल वक्त है और हम सब इस मुश्किल को देख के क़तई तौर पर खुश नहीं होते, बल्कि अपने मुस्तकबिल को तारीख देख कर हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिकॉज हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं अरमीत, वो अंधेरे में नज़र आ रही हैं इस वक्त। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से कर लेते हैं कि सियासी महाज पर भी और कानूनी महाज पर भी दोनों मैदानों में इस वक्त पीटीआई को शदीद मुश्किलात का सामना है। आप देख रहे हैं कि अगर पे दर पे जो पीटीआई के वो रहनुमा जिन्होंने पे दर पे पीटीआई को ज्वाइन किया था, अब वो उनको छोड़कर चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोग्राम देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे या पीटीआई के रहनुमाओं से बातचीत या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, तो एक इमेज जो हमारे सामने आता है अरमीत, वो ये कि आप पटियाला जेल से बाहर निकलते हैं, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई जादू होता है आपसे खुलजा सिमसिम और शकला कबूम टाइप, और वो जादू ये होता है कि आपके मुँह से कुछ अल्फाज निकालने, और वो अल्फाज ये कि आप पीटीआई से लहदगी इख्तियार कर रहे हैं तो आप घर चले जाएंगे। अगर आप नहीं कहेंगे तो वापस पीछे का रास्ता, यानी उल्टे पांव डियाला जेल आप वापस चले जाएंगे। देखने में खैर बहरहाल यही चीजें बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सोहा अगर हम देखें, हम सारी सूरत हाल में देखें तो ये जो लड़ाई चल रही है आपस की सियासतदानों की, और जिस तरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक आम आदमी पिस रहा है। और महंगाई की जो शरह है, आप ये देखें ना कि जीडीपी ग्रोथ जो हमारी है वो अब -0.29 पे पहुंच चुकी है, जो कि 5% पे भी जा रही थी। और आपने ये देखा कि जब खान साहब की हुकूमत थी और जब हुकूमत छोड़ी जा रही थी, तब आपका जो है ज़राअत में अगर हम देखें, हम दीगर शोबों में देखें, हमारे पास सब चीज़ें बड़ी पॉजिटिव थी। लेकिन आज वही चीज़ें और इसी तरह जो सूरत हाल है, महंगाई जो 11% कोशिश थी हुकूमत की कि हम आएंगे तो 11% तक ही इसको बरकरार रखा जाएगा, लेकिन आज वो 36.4 तक पहुंच चुकी है। तो एक तरफ हम कंपैरिजन करें, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि बार बार अफगानिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो रुपया है श्रीलंका के बराबर हमारा हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में आपस की चपकलश, आपस की लड़ाइयों से हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है, बेरोज़गारी की शरह बढ़ चुकी है, ख़ुदकुशियाँ जो है, अब नई जो रिपोर्ट्स हमारे सामने, उसमें नौजवान एक तरफ तो मुस्तकबिल के बारे में बड़े मायूस नज़र आते हैं, और ख़ुदकुशियों का जो रुझान है वो दोबारा बढ़ रहा है। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं यकीनन वो दिल दहला देने वाली। तो मेरे ख्याल में कोशिश ये होनी चाहिए थी कि साथ तमाम तरह इख्तलाफात को बिलाता रख के आप बैठ के कोई ऐसा लामल तय करते ताकि मुल्क खुशहाल होता, बेरोज़गारी की शरह कम होती, रोज़गार के मौके मिलते, मुख्तलिफ इंडस्ट्री यहाँ पे लगती, लोगों को यहाँ पे मदऊ किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो तस्वीर अब पूरी दुनिया में मारी जा रही है और जिस तरीके से जा रही है, जो बात आपने कुर्सी की हमारे प्रेस क्लब की, वो इतनी ताकतवर होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। और आपके सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट और इस तरह के पिक्चर्स, या अगर आप किसी का भी सोशल मीडिया आजकल निकाल के देखें तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर से हमारा मुल्क जो है वो 2 कौमी नज़रिए पे आ गया है। एक, हम अगर बड़े सग़ीर पाक व हिंद की बात करें, एक 2 कौमी नज़रिया उस वक्त था, लेकिन अब जो नज़रियात हमारे इदारों के और आवाम के आमने सामने होने के, अगर हम शहीदों की बात करें, पाक फ़ौज की बात करें, सियासतदानों की बात करें, अब 2 स्कूल ऑफ थाट्स के लोग पाकिस्तान में बसते हैं, जो कि अगर आप ब्लंटली बोलें तो बात करते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के तकाज़ों को कीप इन माइंड रखते हुए, यानी मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ों के बारे में बात हम भी नहीं कर सकते और बात की भी नहीं जाती। बट ऑल दो हम इंतज़ार कर रहे थे एक बहैसियत कौम
कि इलेक्शंस जो हैं वो हमें एक वाहिद वे आउट नज़र आते थे अवामी मैंडेट को सामने लेके आने का, खा वो इदारों के सामने रखना हो, खा वो अदालतों के सामने रखना हो, खा वो सियासतदानों के सामने रखना हो। एक अवामी मैंडेट जो है वो इलेक्शंस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास कि हम बता सकें कि हमें क्या चाहिए। ऑल दो इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आइन और कानून क्या कहते हैं, हमारी असम्बलीज हमारे ऐवानों में वो बैठने वाले सियासतदान और जिनको हम वोट देते हैं, अब वो असम्बलियाँ टूटी पड़ी हैं लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे। क्या 4 से 5 माह से ज़्यादा इंटरिम गवर्नमेंट चल सकती है? क्या 4 साल तक वही चलेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। बट ऑल दो हमने बात का आगाज़ इससे किया था कि चूँकि अब मुसरत चीमा के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज के प्रोग्राम में शामिल करना भी ज़रूरी है। मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा जो हस्बैंड वाइफ एक पॉलिटिकल सारे सिनेरियो में और PTI में बड़ा एक्टिव रोल अदा करते रहे हैं, उन दोनों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने बात की और उन्होंने सियासत को खैराबाद कहा, ना सिर्फ पार्टी छोड़ने का बल्कि ये एक चीज़ हरमीत बहुत अनयूजुअल सी हो रही है। ऑल दो इमरान खान या 9 मई के वाक़यात के मद्देनज़र जो कंडेम करते हैं आके तमाम सियासतदान, इनका ताल्लुक PTI से है, जो PTI रहनुमा है वो PTI छोड़ने का ऐलान तो करते हैं, आप इन लेकिन सियासत छोड़ने का ऐलान भी साथ साथ करते फरमा रही है। लेकिन बड़ा आसान तरीका है, हम ये देखते हैं कि जो तीन मैं बड़ी अगर ख़वातीन की भी बात करें तो हम बहुत कम देखते हैं कि ख़वातीन पॉलिटिक्स की तरफ आती है, लेकिन इस किस्म की ख़वातीन का आना ये बहुत अच्छी बात थी, दीगर ख़वातीन के लिए मशअल राह थी। आपने श्री मज़ारी की बात की, जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शॉर्ट सी थी, उसने सिर्फ यही बात की कि मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी। अगर हम इनमें से देखें मुसरत चीमा की बात की जाए तो उसने भी यही कहा कि मेरे बच्चे को कैंसर है, उसकी उम्र बहुत छोटी है। और फिर हम देखते हैं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखें मलिका बुखारी की, तो उसमें भी वही कहती कि मेरा 13 साल का बच्चा है। तो अपने माओ को इतना मजबूर किया कि फिर वो सियासत जो हम एक इबादत के तौर पर इसको जाना जाता है, तो उससे हम, आपने दुरुस्त फरमाया कि पहले होता था कि वफादारियाँ बदल दी जाती थी, पार्टियाँ बदल दी जाती थी, हवाओं का रुख देखा जाता था, लेकिन अब का मामला ऐसा है कि एक पर्ची थमा दी जाती है और आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुज़म्मत के बाद सीधा आपकी छुट्टी हो जाती है, और वो भी पॉलिटिक्स से। मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन नहीं है जमहूरियत के लिए। और आज जो खुश हो रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, माजी में ये सारा कुछ उनके साथ हुआ है, तो मेरे ख्याल में अगर जमहूरियत को बरकरार रखना है तो इकट्ठ बरकरार रखना होगा। हमने सीखना होगा, हमने ये नहीं देखना होगा कि PTI ने क्या किया, नून ने क्या किया, हमने कंपैरिजन करना होगा बांग्लादेश के साथ, बाकी ममालिक के साथ तो हम कर नहीं सकते। इंडिया को देखना होगा कि आज वो तरक्की की दौड़ में कितना आगे चल चुका है। हमें अपना मुल्क का सोचना होगा, जब मुल्क का सोचेंगे, मुल्क खुशहाल होगा, तो मेरे ख्याल में आवाम खुशहाल होगी और नए रास्ते जो हैं तरक्की के वो खुलेंगे। और हरमीत, आपको पता है इस बात को भी इस प्रोग्राम में शामिल करना इसलिए ज़रूरी है कि हम सियासत की बात कर रहे हैं, तो PTI रहनुमा ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि सियासत छोड़कर ही घर बैठने को इस वक्त तरजीह दे रहे हैं। और हर बंदे ने, आपको पता है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कॉमन बात की है जो सिमिलरिटी सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, वो ये कि हमें हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मुसरत जमशेद चीमा और इकबाल चीमा की अगर हम बात करें तो आपको पता है उन्होंने यही कहा कि हमें हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं। श्री मज़ारी की बात करें तो डॉक्टर श्री मज़ारी ने भी ये कहा कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल 6 माह पहले हुआ है, तो मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी है, उसकी देखभाल मैंने करनी है। और अगर आप इस सारी सूरत हाल देखें तो इसमें कल बहुत सारी ऐसी विक्ट्री का निशान बनाने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसे मैं हमेशा आयरन लेडी कहती हूँ, कल उन्होंने बड़ी आवाज़ से बुलंद कहा कि मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और साथ ही रहूँगी। शाह महमूद कुरैशी का बयान भी फ़िलहाल यही है। लेकिन अगर हम बात करें हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात की, तो बुशरा बीबी और इमरान खान समेत 600 से ज़ायद ऐसे PTI रहनुमा है जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब आप ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 2 से 3 दिन पहले PTI के से बहुत सारे रहनुमा हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाने की कोशिश कर रहे थे और एजेंसीज़ की जानिब से जो है वो ख़बर मिलने पे उन्हें बाहर जाने से रोका गया। लेकिन अब 600 से ज़ायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया भी नहीं भी किया, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वो रहे हैं पार्टी का हिस्सा, अब उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और ये हैपनिंग जो है वो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे शेयर की। अब हम अपना टिपिकल रन डाउन आपसे शेयर कर लेते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज़ में इस सियासत के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमने आपको बता दी है। शेयर विद यू गाइस कि आज की टॉप स्टोरीज़ में क्या क्या होगा। टॉप ऑफ दी ऑल हमने सियासत में ही डिस्कस करना है कि सियासी सूरत हाल में इस वक्त अब ये देखना है कि कहाँ पर जाकर ये तमाम चपकलिशें और तमाम इंतशार और सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बदहाली जो है वो कहाँ जाके रुकती है। लेकिन सूरत हाल कहीं बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, कुछ इलेक्शंस की बात करेंगे और PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, जिस पर पार्टी और सियासत छोड़ने की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं उस पर तबसरा लेंगे और सीनियर एनालिस्ट इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे। आगे बढ़ेंगे
करेंगे, एक आर्टिस्ट है जिनकी मुलाकात आपसे करानी है आज के शो में। टॉप स्टोरी में वो हमारा हिस्सा होंगी, आयशा से मुलाकात कराएंगे जो मल्टीमीडिया टेक, ये क्या आर्ट है, जो इस आर्ट को जानते हैं उनको फ़ौरन समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन जो इस आर्ट को नहीं जानते उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आर्टिस्ट आयशा जो है उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और इस आर्ट के बारे में डिटेल में ये सेगमेंट करेंगे जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के चूँकि इट्स लास्ट शो ऑफ द वीक, तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ऐसा करें कि इसमें कम से कम वीकेंड पे किसी ना किसी सोच में तो आप पड़े ही रहे कि अगर आप देखें तो हम दो चीज़ों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हरमीत। एक तो ये कि कहा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में आपकी शख्सियत में ऐसा असर हो कि आप किससे मिले तो आपकी पर्सनालिटी का इमेज अच्छा जाना चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। क्या ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन है या सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है? हरमीत पाजी आप भी जानते हैं आपको प्रेजेंटेबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग आपको किस तरह से लेते हैं, अगर आप किसी कैजुअल ड्रेस में किसी फॉर्मल पार्टी में या किसी फॉर्मल मीटिंग में चले जाएं तो ड्रेस डू मैटर्स अ लॉट, बट आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी इंटरनल पर्सनालिटी, उसमें आपका अखलाक आता है, आपके एटिकेट्स आते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं और आपके इमोशंस आते हैं, हर चीज़ का मिक्सचर होता है। तो क्या ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ चलनी चाहिए या लिबास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शख्सियत का एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए? इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ट्रेलर भी है, अब वो ट्रेलर किसका है, दैट्स टू बी कंटिन्यूड, इसको भी प्रोग्राम का ऐसा बनाएंगे। अब आपको पता है फौरी तौर पर हम स्विच करते हैं डेली डोज पे, लेकिन आजकल डेली डोज से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे शेयर करेंगे हमारा आज का डेली डोज। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स टाइम टू शेयर सम वेरी इंटरेस्टिंग और आपको हैरान कर देने वाली वो खबरें जिसे हम डेली डोज कहते हैं। तो फ्राइडे का डेली डोज है बाकायदा। पहली खबर जो है वो हमने आपको देनी है AI टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल आपको पता है स्नैपचैट की वो चैट आजकल बहुत मशहूर है। आपको पता होगा जिसको कोई नहीं मिलता आज वो AI से बातें कर रहा है और बातें करके ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा अमित पाजी आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक पर हर कोई कहता है कि भाई मेरे पास बहुत अच्छी दोस्त है या मेरे पास बहुत अच्छा दोस्त है और मैं अपने दिल की सारी बातें करती हूँ। और वो दोस्त कौन है? इमेजिनरी दोस्त है, ना वो लड़का है ना वो लड़की, आई डोंट नो। आपने की है AI से बातें अभी तक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास वैसे दोस्त मेरे से मेरा नाम भी मीत है और मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपकी दोस्त है कि बहुत सारे लोग जिनके पास दोस्त नहीं है तो वो कमी भी दूर हो सकती है। और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं और जिस तरह AI की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो हमने चाहे वो आप जाएं चैट GPT की बात करें या आप किससे बात करें या मुख्तलिफ जो है चीज़ों के हवाले से टॉपिक आपको चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये वाला मामला हम देखते हैं कि पहले लेकिन तो हरमीत आपको पता है बड़े इस पे आपने पेमेंट करनी थी, लेकिन अब पेमेंट भी नहीं है और आप फ्री में बात कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना अगर बात करने की हद तक होता ना इमेजिनरी तो वो ठीक था। अब एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यानी AI ने कुछ और भी करना शुरू कर दिया है। मतलब पहले तो स्नैपचैट पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई कि AI से बातें करते हैं, उनकी दिल की बातें करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, पूछाते हैं, ऑल दैट। लेकिन अब AI को एक और काम करने के लिए कहा गया। गेस व्हाट, वो क्या है? उन्हें कहा कि आप इमेज तैयार करें ख़वातीन की और मर्द हजरात की। अब उन्होंने क्या किया जी, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो जो चीज़ आपके इर्द गिर्द है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कीप इन माइंड रखते हुए टेक्नोलॉजी को सोशल मीडिया के जो स्टैंडर्ड्स है हरमीत उसके मुताबिक कुछ स्केचेस बनाए हैं उसने ख़वातीन के और मर्द हज़रात के कि आपकी नज़र में मर्द हज़रात और ख़वातीन कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं। अब सोशल मीडिया पे आपको पता है जो स्टैंडर्ड है वहाँ पर पसंद उसी लड़की को किया जाता है जो दुबली हो, पतली हो, गोरी हो, लंबी हो। तो जी उसने क्या किया, तमाम अपने इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं जो उससे पूछते रहते हैं मुख्तलिफ बातें, उनकी सोच को कीप इन माइंड रखते हुए और सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन्होंने क्या किया, कुछ स्केचेस बनाए ख़वातीन के। अब आप मर्द हज़रात को देख लें, मर्द हज़रात जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा मशहूर होते हैं, बॉडी बिल्डर, ओ माई गॉड, वेट लिफ्टर्स एंड ऑल दैट, भूरे रंग के बाल हो और आपका फेस कट ऐसा ही हो जैसा नज़र आ रहा है। तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं उससे कहा कि तो वैसे सोहा अगर हम देखें रियलिटी ये भी है कि अगर आप ID कार्ड में जो तस्वीर हमारी होती है ना, हम रियल उसी होती तरह है होते भी हैं रियलिटी में और इसी तरह नहीं, उसमें भी बड़ा फर्क होता है माजत के साथ। वो जो कैमरा, बड़ा सस्ता कैमरा रखा हुआ है हमारे नादरा की डिपार्टमेंट ने। और इसी तरह अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, जिस किस्म से फिर खासकर हमारी जो ख़वातीन जिस किस्म के फ़िल्टर का इस्तेमाल करती हैं आजकल, तो मर्द हज़रात भी बहुत करते हैं। तो मेरे ख्याल में AI ने उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के इन सारी चीज़ों को सामने रखा है। हालांकि आप देखेंगे
हमारे बड़े प्यारे दोस्त इस वक्त शो भी देख रहे होंगे, अमजद भट्ट की बात कर रहा हूँ, उसको मद्देनजर नहीं रखा है क्योंकि वो भी ऐसी तस्वीरें नहीं लगाता, सिर्फ फेस की तस्वीरें लगा लेता है। आपको पता है बात है AI ने वही उठाई है। AI को हमने कहा कि खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत लड़के कैसे लगने चाहिए, सवाल उनसे ये किया गया, लेकिन आपको पता है जो तहकीक हुई और उसके बाद AI ने जो तस्वीरें बना के मार्केट में डाली तो कहा कि ये हकीकी नहीं है, क्योंकि अगर आप हरमीत सोशल मीडिया पे देखें तो इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़के और लड़कियां आपको नज़र आते हैं। और इसके अलावा खूबसूरती के अलावा भी अगर हम बात करें तो आपको सोशल मीडिया पे हर किस्म की आइटम नज़र आएगी ना, लड़के भी लड़कियां भी, हर एज ग्रुप भी, कुछ बहुत प्यारे होते हैं, कुछ बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। सो आई डोंट नो ये तमाम चीज़ें जो है वो AI ने क्यों और नहीं इन देखी। तस्वीर को देख के मेरा जो कैमरामैन है जुनैद, वो कह रहा है कि अब मुझे बॉडी बनानी पड़ेगी। यस, क्योंकि स्टैंडर्ड AI का यही है कि अगर आप सोशल मीडिया फिर प्यारे तरीन होना चाहते हैं तो आपको इस तरह का नजर आना चाहिए। लड़कियों का मुंह ऐसा होना चाहिए, आंखें, नोज, लिप्स, बाल, और लड़कों की माय गॉड इस तरह की बॉडी होगी तो आप खूबसूरत होगे, वरना आप AI की नज़र में बिल्कुल प्यारे नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है आपको पता है ये इस लिहाज से भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज भी घरों में ये चीज़ जब हम देखते हैं, बल्कि अब तो ये चीज़ खैर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन इस खबर को देने का मकसद ये है कि इसमें मेहनत बड़ी दरकार होती है और उजरत कुछ भी नहीं होती। खजूर के पत्तों से जो बनी चंगेरें होती हैं वो आज भी कहीं घर में आपको खूबसूरती से नजर आए तो उसमें रोटी खाने का अलग ही स्वाद होता है। लेकिन अगर आप इसको चंगेर कहें या छाबी कहें, मतलब मुख्तलिफ आपको पता है इलाकों में इसको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, लेकिन ये कितनी खूबसूरत लगती है हरमीत पड़ी हुई, क्यों? क्योंकि ये हैंडमेड होती हैं। खजूर के पत्तों को रंग करके खूबसूरती से डिज़ाइन डाल के इसको बनाया जाता है, और मेहनत ख़वातीन घर में बैठ के कितना करती हैं, और हरमीत इसकी उजरत ना होने के बराबर है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। अच्छा, लेकिन सोहा अगर हम देखें ये चीज़ें एक वक्त था बहुत ज़्यादा इसका तेज़ी से रुझान भी था, इस्तेमाल भी ज़्यादा था, हमारे अपने घरों में पड़ी होती थी, और फिर आपने जिस तरह बात की कि रंग बिरंगी कलरफुल जो है इसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा भी होती थी। फिर हमने देखा कि मार्केट से ये चीज़ें गायब हुई। हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में या हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब के, साउथ पंजाब की मैं बात करूँ, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अभी भी मिलेंगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शहरों में इन सारी चीज़ों की दोबारा जो है डिमांड बढ़ चुकी है। आपने दुरुस्त फरमाया कि पैसे उस तरह नहीं दिए जाते, हालांकि बड़े बड़े स्टोर्स और ये खुले हैं और उसमें कोशिश की जाती है कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए, देही खवातीन को सपोर्ट करने के लिए इधर हमने दुकानें लगाई हैं, लेकिन यकीन माने उनको जो मुआवजा मिलता है वो ना होने के बराबर है। और जो लोग शहरों में जिन्होंने बड़ी बड़ी शॉप है और वेलफेयर के ट्रस्ट के नाम से शॉप्स खोली हैं, वो लाखों में कमा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर चीज़ अब मशीन से बनती है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं या अगर हैंडीक्राफ्ट के तौर पर इनको देखें तो इनकी अलग ही खूबसूरती है, अलग इनका स्वाद है, और ये हमारी सकाफ़त का बड़ा कीमती हिस्सा है और उसको देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब उजरत की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से इस पर भी हम बात ही कर सकते हैं खैर, लेकिन उजरत फिर भी इन ख़वातीन को बड़ी कम मिलती है और ये इस पर बहुत गिला भी करती हैं, क्योंकि मेहनत बड़ी दरकार होती है और उसका जो आपको मुआवजा है वो उतना ज़्यादा नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने हरमीत पाजी एक बात की, आपने कहा कि बहुत चीज़ें मार्केट में नापैद हो जाती हैं। इस तरह से अगर हम 1 सदी पहले की बात करें तो बहुत सारी ऐसी मखलूक जानवरों में भी हम देखते हैं कि वो पहले बहुत हमें नज़र आती होती थी, या पहले अगर हम माजी में बात करें तो बहुत सारी आर्काइव को अगर खोल के देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जानवर या उनकी स्पीशीज वो मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब वो हमें नज़र नहीं आती। आज आपको ऐसी ही हमने ऑस्ट्रेलिया का एक बोना कैंगरू है जो हमने दिखाना है, जो वहाँ के लोगों ने हरमीत पाजी 100 साल बाद वहाँ के जंगलात में देखा है। अब इसे बोना कैंगरू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज़ जो है वो खरगोश के जितना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी दुम जो है वो एक ब्रश की तरह की है। तो आपको पता है अगर हम कैंगरू को देखें तो हमें इस लिहाज से बड़ा प्यारा लगता है ना कि आगे एक पॉकेट सी बनी होती है, उसमें वो अपना बच्चा रखता है, उछलता कूदता रहता है, लेकिन वो साइज़ में कैंगरू बड़ा होता है। अब ये कैंगरू जो है ये साइज़ में अगर खरगोश के जितना होगा तो कितना छोटा होगा। लेकिन आपको पता है वीरपा जी, पहले 1 सदी पहले की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखे जाते थे इस तरह कैंगरूस। फिर उसके बाद जब ये इनका शिकार होने लग गया, मतलब कुत्ते, बिल्ली और जंगलात के दूसरे जो जानवर हैं उन्होंने इनको खाना शुरू कर दिया, तो नस्ल नापैद हो गई। लेकिन अब बहुत लंबे अरसे बाद जंगलात में चूंकि इनको दोबारा देखा गया है तो लोग वहाँ पर इनकी हिफाजत भी कर रहे हैं, इर्द गिर्द बाड़ भी लगाई गई है ताकि इनको महफूज रखा जा सके, बिकॉज दे आर लुकिंग सो क्यूट।
सोहा, बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया कि अगर हम बात करें जैसे जैसे जंगलात की कटाई हो रही है, नई नई सोसाइटियाँ बन रही हैं, फिर हम देख रहे हैं कि आबादियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम अपने मुल्क की बात करें तो हम तो इंडोनेशिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जानवर जो हैं, जो मेरी यादों के हैं, मुझे अपने गाँव की चीज़ें बहुत याद आती हैं और बहुत सारी चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं। यानी मगरिब का टाइम होता तो मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी और फिर खौफ के मारे बहुत कोशिश की जाती थी वालिदैन की कि बच्चे बाहर ना निकलें। अब आज वही गाँव है, वही सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे जानवरों की कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। आपने सदियों की बात की तो सदियों पहले बहुत सारे मुख्तलिफ जानवर थे, लेकिन जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ती गई और जंगलात कटते गए और जानवर जो हैं वो नायाब होते गए। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि फिर कभी इस किस्म के जानवर जब दोबारा नज़र आते हैं तो ज़्यादा दिलकश भी होते हैं, ज़्यादा दिल को करीब भी करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें अट्रैक्शन भी होती है और कहीं ना कहीं सदियों की पुरानी कहानियाँ वही उस जानवर के को देख के आपको जो है याद आना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कुदरत को जितना सेफ़ हम कर सकते हैं, नुकसान ना पहुँचाएँ, पौधे लगाएँ, कहीं ना कहीं जहाँ पे जानवर बचे हैं उनकी हिफाजत की जाए। तो मेरे ख्याल में ये खूबसूरती है दुनिया की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्विच करते हैं अगली खबर पर फौरी तौर पर। अगली खबर जो है वो बहुत महंगी है। महंगी इस एतबार से है कि आजकल अगर आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें, मतलब महंगाई और आप महंगी महंगी खबरें लेके आती हैं। लेकिन महंगी खबरें इस एतबार से है कि भाई इनका रेट बहुत ज़्यादा है ना। महंगाई की खबर आपको इस तरह से नहीं देनी कि चीज़ें महंगी हो गई है। भाई अब तो जानवर भी बहुत महंगे हो गए हैं। आपको मैं जो खबर देने लगी हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुत्ते की। अब इन्फ्लुएंसर आपने सुना होगा मुख्तलिफ, अगर पाकिस्तान में बात करें इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी होते हैं और ब्लॉगर्स भी होते हैं जो कि मुझे लगता है सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, जो कि पिछले 10 सालों में मुझे लगता है एक नया प्रोफेशन बन के सामने आया है। कि अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे है चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आप एक पोस्ट लगाने का, एक स्टोरी लगाने का चार्ज करते हैं। लेकिन आपने इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, लड़कियों को, खूबसूरत प्यारी लड़कों को देखा होगा, लेकिन जनाब ये कुत्ता बहुत महंगा है। ये आपको पता है कि यूट्यूब का 40 to 60,000 डॉलर लेता है एक वीडियो बनाने का, वीडियो लगाने का। और अगर आप इसके इंस्टाग्राम स्टोरीज की बात कर लें, जो कि हरमीत पाजी मैं और आप ऐसे लगा देते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी का ये चार्ज करता है मैक्सिमम $20,000। देखिए मैं इसका रेट जो है ना वो देख के आपको बता रही हूँ, ताकि अगर आपने इससे अपनी प्रमोशन करानी हो तो आपको भी $20,000 देने पड़ेंगे। उसका स्वैग तो चेक करें, कैसे जूते पहनता है, कैसे उसके बाल है, कैसे दुम हिलाता किचन में भागता फिरता है। तो जनाब इनकी अदाएं जो है उसके पैसे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये इन्फ्लुएंसर डॉग जो है, मैंने कहा ये इससे आपकी मुलाकात कराते हैं। बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि नई नई सारी चीज़ें, और ख़ासकर अब आप ये देखेंगे भैया उसकी अदाएँ जो हैं बड़ी नटखटी सी अदाएँ हैं, और उसको देख के फिर शूज़ वगैरह उसको स्टाइल आप चेक करें। लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे सेलिब्रिटी से वो क्रॉस कर चुके हैं। यानी बहुत सारी सेलिब्रिटी हमारे आसपास होते हैं, वो तस्वीर या स्टोरी लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये छोटा सा नन्ना मोना सा डॉगी जो है ना कमाल कर गया है। और आप देखिए कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स होने की बात कर रहे हैं तो आपको पता है पहले ब्लॉगर का या ब्लॉग्स का अगर हम जिक्र करते थे तो ये होता था कि आपने ब्लॉग लिखना है, मतलब उसमें आपने बहुत सारी मेहनत करनी है, कुछ तहकीक करनी है, कुछ चीज़ों को कीप इन माइंड रख के आपने एक ब्लॉग लिख के सोशल मीडिया पे या गूगल पे डाल देना है। अब ब्लॉगिंग इज़ समथिंग लाइक अ लाइफ स्टाइल, जो कि आप दिखा रहे होते हैं ज़िंदगी में, किसी को हंसा रहे होते हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे होते हैं, किसी को आप मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। जो लोग सोशल मीडिया पे, हरमीत पाजी मैंने खुद देखा हुआ है, वाकई अगर हम कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो मिलियन में फॉलोअर्स हैं। अगर हम सरहद पार बात करें तो प्रियंका चोपड़ा, आपको पता है एक वीडियो का मैंने सुना था, एक पिक्चर का जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं, करोड़ों रुपया लेती हैं सिर्फ एक पोस्ट का। कमाना आपने काम करके नहीं है, पोस्ट करके कमाना है। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक पोस्ट होती है वो जितनी बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, ऑब्वियसली वो प्रमोशन होती है। जब किसी न किसी ब्रांड के कपड़े को पहने हुए किसी को देख लिया तो इसका मतलब कि उसने ये देखा कि ओ माय गॉड ये ब्रांड तो बहुत अच्छा है, तो उस ब्रांड को प्रमोशन हुई कि ना हुई। तो ये जो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लोग इसे अच्छा खासा कमा रहे हैं। लेकिन अब बात लोगों तक नहीं रही, अब बात जानवरों तक पहुँच गई है। सो इन्फ्लुएंसर डॉग इज़ ऑल इन मार्केट। अगर आपने अपनी प्रमोशन करानी है जस्ट गो फॉर इट। खैर हमने अब लेनी है एक छोटी सी क्विक ब्रेक आएंगे, डिटेल में प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस इट आउट, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो कानूनी और सियासी महाज पर इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पे दर पे मुख्तलिफ रहनुमा जो है PTI को छोड़कर जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि सियासत को ही खैरबाद कह रहे हैं। सियासी सूरत हाल ही डायरेक्टली आपको पता है कि मुआशरे इस्तेहकाम के लिए सियासी जो हालात हैं उनका इस्तेहकाम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो हम देखते ये है कि इलेक्शंस को ही वाहिद वे आउट हमें नज़र आया करते थे जब हम इस बारे में बहुत बात करते थे कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर इदारों की बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, हमारे अदालती निज़ाम की बात की जाए या सियासतदानों की बात की जाए, इन सब के सामने अवामी मैंडेट रखने का एक वाहिद तरीका इलेक्शन ही है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इस पर इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी सरवर बाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं थैंक आप? यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैर आफियत। सर ये कहिएगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मौक़िफ़ देते हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। मौजूदा हालात क्या हैं? अब हमें पता है कि सियासतदान किस तरह से PTI छोड़ के जा रहे हैं, और ना सिर्फ PTI बल्कि सियासत छोड़ के जा रहे हैं, और फिर 9 मई के हवाले से जो पकड़ धकड़ जारी है, इन तमाम तर सूरत हाल में इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 4 साल क्या रह सकती है? आपको क्या लगता है इलेक्शन के अलावा हालात को बेहतर करने का और क्या तरीका हो सकता है? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब हैं उनको सोच के बात करनी चाहिए। वो वकील हैं, उनको आइन और कानून के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, इलेक्शंस के बारे में कहीं भी आइन में, कानून में कहीं कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं है कि पाकिस्तान में इंतखाबात हालात को देखकर करवाए जाएंगे। पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 60 दिनों में, और अगर असम्बलियां जल्दी डिजॉल्व होती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर, यानी कि नॉट लेटर देन 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। तो ये मेरे लिए बहुत परेशानी की बात है, और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए कि जो हालात, अगर वो कहते हैं जी हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, बजाय ये कहने कि उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन का केस नहीं लड़ना चाहिए था। क्योंकि ये दुनिया में कहीं कोई कानून नहीं है। अमेरिका में लिखा है 4 साल के बाद जो नवंबर आएगा उस नवंबर के पहले ट्यूसडे में इंतखाबात होंगे। इंतखाबात का एक प्रोसेस है, और दुनिया के कहीं किसी मुल्क में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती कि हालात ऐसे हैं, पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन है। काश कि वो ज़रा इसको एलेबोरेट करते, और मैं इस बयान की मजम्मत भी आपके चैनल के जरिए करना चाहता हूँ। जहां तक आप कह रहे हैं कि जो सर, अच्छा आपसे जानना चाहेंगे। जी फरमाइए। जी हरमीत, कंटिन्यू करें। जी अच्छा सर, अगर हम देखें जो सूरत हाल है, यानी इलेक्शन से तो हम जो हुकूमत या अरकान हैं और उनकी जो बयानात हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होगा। लेकिन क्या इंतज़ार किया जा रहा है, जिस तरह PTI के लोग छोड़ के जा रहे हैं, और फिर इस चीज़ का इंतज़ार किया जाए कि खान साहब को या नाअहल कर दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए, उसी का इंतज़ार। और इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब के आने की जो खबरें हैं वो भी इसी का इंतज़ार करें कि खान साहब नाअहल होंगे या जेल में जाएंगे, तब वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। देखिए, मैं अगर मुझे आप 2 मिनट दें तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी एक स्टडी की है कि पाकिस्तान में जब जो पॉपुलर पार्टी होती है, यानी कि जिसके पीछे अवाम होती हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा जमात होती है, अगर उसकी पॉपुलैरिटी में, जिसको मैं कहता हूँ पॉपुलैरिटी गैप, अगर 40% क्रॉस कर जाता है तो पाकिस्तान में या तो इंतखाबात करवाए नहीं गए, अगर गलती से करवा दिए गए और वो पॉपुलैरिटी गैप बढ़ गया तो फिर हुकूमत जो है वो बनाने नहीं दी गई, अगर बन गई है तो उसको ओवरथ्रो कर दिया। 1954 में जो है यूनाइटेड फ्रंट ने इलेक्शन जीता था ईस्ट पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश है, और पॉपुलैरिटी गैप 70% से ज़्यादा था। और फिर 70 में हमने देखा पॉपुलैरिटी गैप बढ़ गया। हमने कहा पाकिस्तान टूट जाए, लेकिन हम इक़्तिदार मुजीबुर रहमान या अवामी लीग के सपुर्द नहीं करेंगे। हमने फौज कशी की, 94,000 हमारे फौजी इंडिया की जेलों में पड़े रहे, सड़ते रहे, और बिल आखिर एक इलेक्टेड लीडर उनको वापस लेके आए। 77 में भुट्टो साहब ने इंतखाबात कराए, पॉपुलैरिटी गैप 60% से ऊपर था, तो ज़िया-उल-हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, और उस वक्त PNA की जमातों ने उसकी पूरी मदद की।
और उसके बाद हम देखते हैं कि 11 साल इंतखाबात नहीं होते। 88 में 88, 90, 93 में इंतखाबात हुए। पॉपुलैरिटी गैप वाज बिटवीन 11 एंड 17%। इलेक्शन भी होते रहे, पावर ट्रांसफर भी होते रहे। 1997 में नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से जीतते हैं और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है। तो मैं समझता हूं कि फिर आप देखिए 2008, 2013, 2018 में इंतखाबात होते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी गैप वाज नॉट मोर देन 24%। इंतखाबात होते रहे, वजीर आजम निकाल दिए गए, लेकिन इंतखाबात भी हुए, ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुई। लेकिन जब जुलाई जी जी 2022 में पंजाब के 19 ज़िमनी इंतखाबात हुए और पीटीआई जो है वो 70 और फिर जो 9 कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें खान साहब 9 में से 7 जीत जाते हैं। तो ये 1954 वाली 1977 वाली सूरत हाल बनती है। अब वो डिटरमिन्ड है कि ये जो पॉपुलैरिटी गैप है इसको हमने कम करना है। ये जो इस तरह जमातें तोड़ी जाती हैं, मुझे अफसोस होता है। बरतानिया के बारे में हम तारीख की किताबों में पढ़ते हैं कि बरतानिया ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हर जगह पर अडॉप्ट की, कामयाब हुआ, लेकिन बरतानिया को भी ये करते हुए जरूरत नहीं हुई, हालांकि वो साम्राज्य था, उसने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ था, कि वो कांग्रेस के अंदर से 4 कांग्रेस पार्टियां और निकालता, वो मुस्लिम लीग के अंदर से 4 और मुस्लिम लीगें निकालता, वो हिरार पार्टी कई बना देता, खाकसार पार्टियां बना देता, अकाली दल के अंदर से 4 और अकाली दल निकाल देता। ये घनौना काम बरतानवी साम्राज्य या फ्रांसीसियों ने अपनी साम्राज्यियत के जमाने में नहीं किया। ये जो लोग टीवी पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा उनकी जो लफ्ज हैं, उनकी आंखें हैं, जो उनका चेहरा है, उनके जो होंठ है, सर सिमिलैरिटी जो है बातों को सर साल में नहीं खाते। तो मैं समझता हूं, और किसी ने अभी तक सिवाय चंद लोगों के किसी ने पीटीआई को कंडेम नहीं किया। उन्होंने वायलेंस को कंडेम किया है। वायलेंस किसने किया है? ये कानून ने फैसला करना है, ये इन्वेस्टिगेशन ने फैसला करना है, ये मीडिया ने फैसला नहीं करना है, आपने और मैंने फैसला नहीं करना, किसी एस्टेब्लिशमेंट ने इसका फैसला नहीं करना। सर ये भी लास्ट इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि आपने बात की ना कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बज़ाहिर देखने में आम को ये लग रहा है कि डायरा से बाहर आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कोई आपका खुलजा सिमसिम हो, आप कोई जादू हो और आप मुझसे कहें कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया तो आप घर चले जाएंगे। अगर आप कहेंगे नहीं भाई तो उन्हीं उल्टे पैर को आप वापस जाएंगे डियाला जेल। सर देखने में सूरत हाल ये है, लेकिन आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब इस पर कहते हैं कि हुआ कुछ भी नहीं है, जून जुलाई की गर्मी है और डियाला जेल में आपका एक दिन गुजारना मुश्किल है। उनको पता लग गया कि ये सूरत हाल ठीक नहीं है, ये हम सही पार्टी का हिस्सा नहीं है। सर ये आपको जो सिमिलैरिटी लग रही है, सबने एक ही बात की है कि हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। सर तो ये क्या हो रहा है? ये काबिल मुज़म्मत है, सीधी सी बात है। और गर्मी है या सर्दी है, इशू ये नहीं है। गर्मी है तो कोर्ट ने कहा है आपको छोड़ते, तो आपने आपको बरी करना चाहिए। ये तो अंग्रेजों के दौर में नहीं हुआ, गांधी पकड़ा जाता था, ये तो नहीं होता था, गांधी जेल से बाहर आता तो फिर पकड़ लेते थे, ऐसा काम तो नहीं होता था। ठीक है सर साहब, थैंक यू सो मच सर। थैंक आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि इस बात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए कि जो बातें आकर तमाम तरीके इंसाफ के कारकुनान या रहनुमा बायरा कर रहे हैं वो कॉमन है, ज़्यादातर सिमिलर। अगर आप भी देखें तो नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग पब्लिक में एक जादू हो गया। आपके साथ हमेशा से आपकी होस्ट सोहा होती हैं। उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई और उनकी जगह पे अदली बदली हो गई। हरमीत कैसा लग रहा है आपको? वैसे तब्दीली होनी चाहिए और आपको तो देखते रहते स्क्रीन पर माशाल्लाह, और आज भी आपने सोहा की जगह संभाली है, तो लेकिन हमारी दुआ है क्योंकि तबीयत ठीक हो जाए। इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा छोटा सा पड़ा, लेकिन बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेकर गई हैं वो ऑब्वियसली। फिर मैंने कहा कि भाई जहां वो इतना हमारा साथ देती हैं तो क्यों नहीं हम गुड मॉर्निंग पब्लिक के जो नाजरीन देखने वाले हैं उनके लिए हम उनको इंटरटेन करते रहेंगे। उनके हिस्से का इंटरटेन तो उस तरह से नहीं कर सकेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेंगे। हरमीत, हम आगे बढ़ते हैं और जिस स्टोरी के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं बहुत ही मोटिवेशनल सी स्टोरी है। बड़ा मज़ा आता है ऐसे जनरेशन को देख कर। यंग है, अंडर 30 के हवाले से ये सारी मतलब जो कैटेगरी है ये फॉल करती है। इसमें है ये कि जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो फोर्ब्स
मैगजीन है ना, उसके अंदर हर साल में 8 बार शाया होता है और उसके अंदर जो है ना अंडर 30 जो फेरिस्त में शामिल होने वाले जो बेस्टेस्ट जो होते हैं ना, दुरुस्त फरमाया लबीबा, हमारे जितनी भी जनरेशन है और खासकर हम जैसे जैसे जिद्दत आ रही है उसी तरह हमारे जो जनरेशन है उसमें भी तेजी आ रही है। और बहुत ज्यादा जो बात की मोटिवेशनल की, तो यकीनन ऐसे नौजवान आते हैं या आती हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। नहीं, लेकिन हरमीत एक और बात भी है कि बड़ी फास्ट हमारी जनरेशन चल रही है, जेन जी के नाम से कहलाई जाती है। उनको पकड़ना इतनी फास्ट है, पकड़ना भी इतना कोई आसान नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये जो जिसके हवाले से हम बात करें ना, उनमें थोड़ा बहुत ठहराव, स्टेबिलिटी और उस तरह की कांस्टेंट जो चीज़ें ना अभी भी इसीलिए नज़र आती है। इसीलिए वो जब पाकिस्तान के नाम के साथ कहीं भी मशहूर हो या खड़े हों या उनका नाम रोशन करें ना, दिल में एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी जो हमारे साथ जिनके हवाले से हम बात करें और इतनी ढेर सारी हम जो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं उस हवाले से बात जो कर रहे हैं, वो आयशा मुबारक अली आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, कैसा लगा? एक तो पहले इंट्रोडक्शन देने से पहले इतना कुछ हमने आपके बारे में कह दिया कि आपको कहने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके मुँह से हम सुनना चाहेंगे कि क्या किया, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर आए और कैसा लग रहा है इस कामयाबी को छू के? बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपको पता है ये फोर्ब्स मैगजीन तो एक एजाज़ है ही, और उसके ऊपर आना अलॉन्ग विद बाकी लोग जो इस तरह का इनोवेटिव काम कर रहे हैं। बट आई थिंक उससे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती है कि जब आप बिल्कुल एक इनोवेटिव फील्ड चूज़ करते हैं, जैसे इन माय केस स्पेस आर्ट हो गया, स्पेस साइंसेज और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे रिलेटेड जब आप काम बनाते हैं ना, तो शुरू में किसी को समझ नहीं आता कि आप क्यों कर रहे हैं, स्पेशली एज अ फीमेल आर्टिस्ट, एज अ वुमन जब आप कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो किसी को बात समझ नहीं आ रही होती। बट आयशा, इससे पहले किसी को समझ आती नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं ये करना चाह रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि अच्छा ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्या मिलेगा आगे जाकर फ्यूचर में, इसका फ्यूचर क्या है, आपसे रिलेटेड क्या फ्यूचर है? तो क्या ऐसी कोई मुश्किलात नजर आई कभी? बिल्कुल आई, और शुरू में, लेकिन ये है कि हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बाकी ओवरऑल मैं अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करूँ तो बहुत कम है, और जिससे आप बात करते हैं वो कहते हैं कि आप ये क्यों कर रही हैं, आप उन्हीं रस्तों पे चलें जो सबने एक फार्मूला बनाया हुआ है। तो आई थिंक कि ये एक वो टेस्टामेंट है कि आपने उस चीज़ को पकड़ के रखना होता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आप जिसके बारे में पैशनेट है, तो एट सम पॉइंट उसकी फिर आपको रिकग्निशन, वो लोगों को समझ आने लग जाती है। अच्छा, तो अब आप ये बताइएगा कि अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे हम जितने भी आर्टिस्ट को देखते हैं और आर्ट के जरिए वो मुआशरे की अक्कासी करते हैं और वही चीज़ पूरे दुनिया को दिखाते हैं अपने आर्ट के जरिए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, आप जैसे नौजवान और तेज होते चले जा रहे हैं और हमें बड़ी खुशी होती है आपको स्क्रीन पर देखकर। लेकिन आपसे जो सवाल है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि नई नई चीज़ें जो AI के हवाले से हम जिक्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे अब ये नया आर्ट यानी जो हम देख रहे हैं मल्टीमीडिया टेक आर्ट्स के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि ये है क्या, किस तरह आपने इसमें कदम रखा, दूसरे आर्ट से कितना ये मुख्तलिफ है, इसके हवाले से नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, देखिए ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिसेस तो हम सब ने देख ली हैं, लेकिन आप जो आजकल के अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें इंटरनेशनली, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि आपने प्रोसेस क्या था आपका। इट्स नॉट जस्ट कि आपने पेंटिंग बनाई, इसके आपने आर्ट वर्क तक पहुंचे कैसे, क्या वो एथिकली आपने सोर्स तरीका था, क्या उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, या अगर कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी तो उसका मतलब क्या है। तो आजकल जो आर्ट मेकिंग का प्रोसेस है ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फाइनल आर्ट वर्क है, सबसे पहली बात। दूसरी ये कि जो, क्योंकि मेरा जो थीम है वो ये है कि मैं ह्यूमन आइडेंटिटी और हम सब की एक जो रिप्रेजेंटेशन है कल्चरली भी और एज अ ह्यूमन बींग्स भी, उसको स्पेस में शो करूँ कि हम लोग कल्चरली कहाँ होंगे आज से कुछ साल बाद, बिकॉज स्पेस एक्सप्लोरेशन और जो कमर्शियल एस्पेक्ट स्पेस का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, तो आजकल तो प्लॉट्स भी मिलना शुरू हो गए तो बिल्कुल मैंने उन आइडियाज को दिखाया, और अभी जैसे स्क्रीन पे चल रहा था वो एक कराची बिनाले का प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है कॉस्मिक ट्राइब के साथ, तो उसमें रेयान भी थे। तो उसके बाद मैंने अभी जो है स्पेस सूट डिजाइनिंग पे किया है, एक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर फोकस पे किया जिसमें कस्टम मशीन लर्निंग है। तो इसके बहुत डायरेक्शन। आयशा, हम देख रहे थे बड़ा ही कोई यूनिक सा आर्ट था, तो आप मीडियम कौन सा यूज करती हैं? मतलब लाइक कोई आप ऑब्वियसली आप वो कहीं मैनिक्विन पे चढ़ाकर एक फ्रॉक भी आप बना रही थी, तो उसके लिए कुछ स्पेशल, जाहिर सी बात है आउटलुक जो हमने देखी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सी थी। ऐसे ही लग रहा था जैसे कि रोबोटिक चीज़ें नहीं होती उस तरह से, बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा था देखने में। आपको कितना मजा आता है और आप मीडियम कौन सा यूज कर रही हैं? बिल्कुल, अच्छा सबसे पहले बात ये कि इसका एक मीडियम नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूजन का वर्ड मैं यूज करती हूँ, तो इसमें 3D प्रिंटिंग भी है जो आपने देखा मैनिक्विन्स और ये सब,
उसमें अच्छा 3D प्रिंटिंग भी आ जाती है, और उसमें जो प्रिंटिंग का जो मेथड है उसके इटसेल्फ अंदर डेटा कलेक्शन होती है। और उसमें क्योंकि जो आपने दिखाया उसमें मॉथ और फायरफ्लाइज जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन, तो उसको भी मैंने हाईलाइट किया है कि उनके डेटा कलेक्ट करके उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाए। तो वो तो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट था, बट पॉइंट ये है कि आप कोई भी डिफरेंट मीडियम, जैसे मैंने ये जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें 3D सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं, इसमें कस्टम मशीन लर्निंग यूज हुई है, और उसके बाद साथ साथ जो मेटावर्स का इसमें है ना, इसमें वो है, इसकी रिसर्च है पूरी। तो मैं जो हूँ उसको फिजिटल रखती हूँ काम को, हाइब्रिड होता है कि उसका कुछ पार्ट आप रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, कुछ पार्ट उसका उसमें होता है VR वर्ल्ड में। तो इट्स लाइक अ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट थिंग्स कमिंग अच्छा टुगेदर। आयशा, अगर हम देखें, हम देखते हैं कि हमने जो आर्ट हमारे सामने आता है, जो आर्टिस्ट लेके आते हैं, अब आपसे जानना चाहेंगे जो आर्टिस्ट देख रहे हैं इस शो को और आपको सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो कितना मुख्तलिफ है, और अगर वो इस डिपार्टमेंट में आना चाहे, थोड़ा बहुत बदलाव लेना चाहे, तो कितना टाइम लग सकता है उनको सीखने में? आई थिंक देखिए, टाइम तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप न्यू स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक जर्नी होती है, उसकी एक रिसर्च प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस जी होता है जो आप साथ साथ डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है एट एनी पॉइंट कोई भी आर्टिस्ट या इनोवेटर जो है वो ले सकता है स्टेप, बिकॉज डिपेंडिंग कि उसके आइडिया की को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, किस डायरेक्शन की ज़रूरत है, आई थिंक वो ले सकता है। और आई थिंक इतनी करेज होनी चाहिए कि हम लोग एक चीज़ देखते हुए आ रहे हैं आज से बहुत पुराना, ये जो ट्रेडिशनल आर्ट का जो एक मेथडोलॉजी चल रही है, सिरेमिक्स, पेंटिंग्स, कल्चर, बट इनके अंदर भी तो इनोवेशन आ सकती है, इनके अंदर भी तो टेक्नोलॉजी लग सकती है। आई थिंक हमें अपने माइंड्स थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है कि दिस कैसे हो इज सकता है। वाई हमारे जो ये जेन जी वाले या यंगस्टर्स हैं ये फ्यूजन लेकर आ रहे हैं सारा कुछ। और आयशा की मैं मुँह ज़ुबानी सुनना चाहूँगी। आयशा, नासा ने भी एक्नॉलेज किया है, वो क्या था ये भी बताइएगा ज़रा। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था जो जो प्योरली हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रहे थे। अब उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट मैलेथ 2 था, तो स्पेसएक्स के साथ कोलैबोरेशन थी, मतलब स्पेसएक्स के रॉकेट में आर्ट और हम अपने जो चीज़ें हैं जो हम भेजना चाह रहे थे स्पेस पे, उनमें मेरा आर्ट वर्क भी शामिल था, ठीक है। और माशाल्लाह। उसके अलावा मैंने जो नासा की साइंटिस्ट के साथ एक कोलैबोरेशन की है, हु इज़ अ फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ नासा, डॉक्टर टारा, उनके साथ मैंने एक आर्ट बनाया जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर है। अब आपको पता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक दुनिया में एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनोवेशन है, जो हमें स्पेस को भी और क्लियरली विद हाई रेजोल्यूशन ये दिखाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने पूरा एक उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की। और उसके अलावा हम स्पेस एक्स पे तो अब हमारे कंटिन्यूअस जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स विद विजनरीज, तो हम भेज रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। आयशा, देखा जाता है कि देखिए आर्टिस्ट आयशा, एक और चीज जो एक अच्छा, खतरा है, मैं हरमीत कह रही अगर थी, आप देखें, एक मिनट हरमीत, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से हम लोग आर्ट्स जी, के वाले जी, से बात जी। करते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स होती है, किसी को समझ वैसे नहीं आ रही होती, लेकिन उसमें भी एक पैगाम दिया जा रहा होता है, एक विजन होता है। तो ऐसा आपकी ही क्योंकि बिल्कुल ही फ्यूजन है, ऑब्वियसली नए जानने वाले या पुराने जान लो, जो आर्टिस्ट हैं और जो आर्टिस्ट नहीं है, नॉन आर्टिस्ट, उनको भी समझने में थोड़ा टाइम तो लगता होगा। होता है ना कि कुछ आर्ट्स ऐसी होती हैं कि जो उनको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। आपको लगता है कि आप जब अपने आर्ट्स बनाती हैं तो उसमें कोई विजन देते हैं कि जो समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन पता चल रहा होता है कि हाँ, जैसे पोल्यूशन के हवाले से अगर कोई बात कर ली है, या अगर आप ग्रीनरी दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, तो वो उस तरह से विजनरी है आपकी आर्ट? बिल्कुल, देखिए, जब मैं स्पेशली ये जो आपने बात की, जो आपने दिखाया था परफॉर्मेंस आर्ट वाला, वो जब मैंने बनाया था तो लोगों को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और लोगों ने कहा था माशाल्लाह। हम एक्चुअली फील कर पा रहे हैं कि इंस्पिरेशन उन फायरफ्लाइज और मॉथ से एक्चुअली है। तो ये आई थिंक ये मेरी और मेरी टीम के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमने उसको इनोवेटिवली भी दिखा दिया, हमने ये भी दिखा दिया कि हम लोग किस तरीके से रोबोटिक वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, एट द सेम टाइम जो नेचर के साथ कनेक्शन है वो हमारा हटता जा रहा है। तो आई थिंक आर्ट को बिल्कुल डायरेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आर्ट के अंदर एक छुपे हुए मैसेजेस हो सकते हैं, और जिसने तलाश करने हो, जिसने जो मीनिंग तलाश करना हो, ठीक है, वो उसको मिल जाता है। तो आई थिंक यही तो ब्यूटी है एक प्योर आर्ट को, अगर आप उसको करते हैं, उसको आप इन्विजन करते हैं या उसको आप इमर्स करते हैं अपने आप अच्छा को उसके अंदर। आयशा, मेरा सवाल जो है आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम देखें, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तेजी आ रही है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। आप देखें, प्रोड्यूसर का काम होता था, डॉक्टर का काम होता था, बहुत सारी चीजें हम बड़े आसानी से, अब चैट जीपीटी की बात करें, दीगर चीज की बात करें, खासकर आप देखें एलोन मस्क ने तो बीवी भी रोबोटिक लेके आया है। तो ऐसे में ये जो जिद्दत आ रही है, क्या आपको लगता है एक खतरा इंसानों में पाया जा रहा है कि भैया अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम जॉबलेस हो जाएंगे और ये सारी चीजें जो है इसी तरह होंगी? आपको लगता है कि खतरा वाकई में है?
देखें, बिल्कुल ये टॉपिक इंटरनेशनली जो है इसके ऊपर बात हो रही है। एआई की वजह से लोग एक्चुअली डर गए हैं कि ये क्या होगा, मतलब हर जॉब का एक तरह से खतरे में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक ऐसे में हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए और थ्रेटेंड नहीं फील करना चाहिए किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी से, क्योंकि जब कैमरा आया था, इंटरनेट आया था, तब भी हमें थोड़ा सा ऐसे डाउट में आते थे। तो आई थिंक ये हमारा रिस्पॉन्स है जो उसको ऐसा होना चाहिए कि हम इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कि अगर एआई ने आर्ट बना दिया या एआई ने एक पीस लिख के दे दिया एफिशिएंटली, आप उससे बियॉन्ड जाए ना। आप ये सोचें कि आप उसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को आप क्रिटिक कैसे कर सकते हैं, या फिर आप अगर मिड जर्नी या इस तरह के आर्टिस्टिक टूल्स यूज कर रहे हैं, फिर आप उसको जो डेटा मिल रहा है, आपको जल्दी से मिल रहा है आपको विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, उससे नेक्स्ट कैसे आप उसको लिमिट्स को कैसे पुश कर सकते हैं। तो आई थिंक रोबोट्स के आने से हमें और भी चैलेंज फील करना चाहिए कि हम इसको रिस्पॉन्स में कुछ और इंकरेजिंग करें और कुछ बेहतर मसला करें। ये कि आजकल के इतना अजीबोगरीब सा एक क्योस सा हो गया हुआ है पूरी दुनिया में कि वो यही समझते हैं कि हमारी अपनी बात हमारे पेट में है तो हमारी है, वरना है ही नहीं। तो ये जो चेंज की आप बात करें ना, ये चेंज बड़ी मुश्किल एब्जॉर्ब करने वाली बात होती है। फ़ौरन नहीं हो सकता। हाँ, मे बी यंग जनरेशन है, उसने उस तरह से पार्ट ऑफ फॉलिंग्स और वो चीज़ें नहीं देखी हों, इसीलिए उनको चेंज करने में एज सच मसला ना हो। ज़ाहिर बात है, हम अब ये देख रहे हैं कि अगर हम ये यंगस्टर्स के लिए बना रहे हैं चीज़ें, तो जो वो ओल्ड मेमोरीज़ वाले या ओल्ड स्कूल वाले लोग हैं, उनके लिए जो डाइजेशन का सबसे ज़्यादा मसला है ना, वो यहाँ है मसला। आयशा, बिल्कुल, उनको ज़ाहिर है, आपको पता है जो हमसे एक पुरानी जनरेशन गुजरी है, उनको टेक्नोलॉजी उतनी आसानी से नहीं कोई भी न्यू टूल समझ आएगा जितना हमें आएगा। तो आई थिंक अगेन हमें ब्रिज करना है ना चीज़ों को। हमने ये देखना है कि लास्ट जनरेशन जो ट्रेडिशनल मेथड्स चल रहे हैं उनको कैसे ब्रिज किया जाए, ना कि ये सिर्फ आप बिल्कुल ही डिजिटल की तरफ चले जाएं, बट आई थिंक ब्रिजिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ विजनरी आपने अपनी वो देखी है सारी और फ्यूजन दिखा के। नाज़रीन, आपने देखा है कितना एकदम डिफरेंट सा आपको नज़र आया होगा। मुझे देख के हैरानी होगी कि देखें आगे आगे जहन है ना, इंसानी जहन है, कहाँ से कहाँ इंसान को ले जाता है। और इस तरह से फ्यूजन ज़िंदगी में नहीं कभी देखा होगा उसने। मतलब आयशा ने जो आर्ट्स दिखाई है, रोबोटिक भी है, स्पेस को लेकर भी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट हमारी जनरेशन है। हमें बूस्टअप करना चाहिए और इनको देखकर हमें भी मोटिवेशन मिलती है, जैसे हमें ये मोटिवेशन मिल रही है कि यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। और अब जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, मेरे ख्याल से हर इंसान को जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी आप ले लें, और ख़वातीन का स्पेशली हरबीत, मुझे लगता है कि ना ये जो टॉपिक है ना, हमेशा से हम लोग ना अपने वार्डरोब खोलने के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि क्या पहने क्या ना पहने। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि आपकी जो लिबास है, आपकी शख्सियत होती है, किस तरीके से आप उसको बॉडी लैंग्वेज और वो किस तरह कैरी करते हैं, आपने क्या कॉम्बिनेशंस पहने हैं, आपने गर्मी में क्या पहना है, आपने सर्दी में क्या पहना है, आपको नो हाउ है किसी चीज़ की भी, आपको सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है या नहीं है, आपका उसको पहनकर इमेज कैसा लग रहा है, आप अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। आप कुछ हल्का सा भी पहन लेना, हल्की सी, यानी कि आप सॉलिड कलर भी पहन लें और उसको भी आप अच्छे से कैरी कर लें। अब कैरी करना आना चाहिए आपको, स्पेशली क्या होता है और कॉम्बिनेशंस में कितना ज़्यादा आप जाते हैं और उस तरह में आपको उसकी सेंस है, वो बड़ा मायने रखता है। तो इसी लिहाज से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हामिद सईद, हैं इमेज कंसल्टेंट है। सर, हम आपसे ये ज़्यादा अच्छे से जानना चाहेंगे कि आपको पता है कि आपने बात की थी कि कॉम्बिनेशंस कैसे होती हैं, लोग जो कपड़े पहनते हैं उसे पता चलता है कि हाँ जी कपड़े पहने तो हुए हैं, लेकिन कोई बडंगे से भी कह लें। इससे पहले ना ब्रेक पे हम लोग जब थे तब मैंने उनसे बात की कि बहुत से लोगों के पास बड़े अच्छे पैसे शैसे भी होते हैं, वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद करते हैं ब्लैक एंड गोल्डन का। हर चीज़ उन्होंने गोल्डन पहनी हुई है, घड़ी भी गोल्डन है जनाब, तो चेनें भी पहनी हुई हैं गोल्डन, तो उससे बस ये दिखाना है कि जी चमकती चमकती जो चीज़ है उसमें हम परफेक्ट लग रहे हैं, गोल्डन मैन बन गया। ओह यस, हम परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन बेसिकली होते नहीं है। तो हामिद साहब, आपसे जानना चाहते हैं कॉम्बिनेशंस की आपके पहनावे में कितनी अहमियत होती है, और गर्मियों में आपका जो लिबास होता है वो किस तरह का होना चाहिए, और सर्दियों से रिलेटेड क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो आपने जो आउटसेट पे बात की कि ख़वातीन जो हैं वो वार्डरोब के सामने खड़ी होती हैं, अलमारी के सामने, और ट्राई टू फिगर आउट कि आज क्या पहनना है। एक्चुअली वो एक है, वो सेइंग है कि आई हैव लॉट ऑफ क्लोथ्स इन द क्लोजेट बट नथिंग टू वेयर। तो बेसिकली हमारी क्लोजेट्स जो हैं वो लदी हुई हैं कपड़ों से, और उनमें से हम चंद कपड़े पहनते हैं, मे बी 20% 30%। मेरा सर्वे तो ये है कराची से लेकर पाकिस्तान तक। तो हमारे सारे इतने कपड़े आए कैसे क्लोजेट में?
यू नो आई कॉल इट लाइक बाइंग मिस्टेक्स, जिनकी बात अभी करते हैं कि देखें आप अपनी शख्सियत जो आपकी है वो आप नॉन वर्बली आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, ये है सारा, जिसमें आपकी ड्रेसिंग है, आपका एटीट्यूड है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका पर्सोना है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपने ये देखना है कि आपने उसे कैसे प्रेजेंट करना है। अच्छा, इसमें जो साइंस है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की साइंस। इससे पहले कि हम एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन में जाएं, हमें जो बात समझने वाली बुनियादी बात है वो ये है कि हम अपने इमेज से क्या कहना चाहते हैं। क्या हम अपने इमेज से ये कहना चाहते हैं कि हम बड़े कामयाब हैं, तो फिर आप कामयाब लगने चाहिए, आपकी जैसी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कामयाब लगें। और मैं अक्सर कहता हूँ अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर आप क्या लगते हैं, फिर आप नाकाम ही लगते हैं ना। तो अगर आप नाकाम लगते हैं तो कौन आपको हायर करेगा, कौन आपके साथ डील करेगा, कौन आपके साथ इवन शादी करेगा, तो आपको कामयाब लगना। दूसरी बात है कॉन्फिडेंट लगना है। कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो गेम इज़ ओवर। तो आपने हामिद साहब, मैंने ना बड़ी दफ़ा नोटिस किया है कि लोग जो ब्लिंगी ब्लिंगी चीज़ें पहनते हैं उससे दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, रादर देन आप मिनिमलिस्ट हों, आप बहुत कम मतलब आपने वन सॉलिड कलर पहना हो और उसके ऊपर बहुत कम, जिस तरह से आपने वॉच ले ली या आपने कुछ भी हल्के से इयररिंग्स पहन लिए या हील्स के साथ उसको कैरी कर लिया, जितने आप मिनिमलिस्ट होते हैं उतने आप ज़्यादा मेरे ख्याल से आपका इमेज बिल्ड कर रहा होता है। बिल्कुल, आपने बल्कि वो मेरी सारी आई थिंक यू डिड माई प्रेजेंटेशन। मैं कहता हूँ बाय लेस, बाय राइट एंड बाय क्वालिटी, ये फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आई थिंक यू कैन बी यू नो ऑन रोड टू सक्सेस व्हाटएवर यू डूइंग। तो 4 बेसिक कलर्स हैं जिनकी बात कर लेते हैं। सॉलिड कलर्स, सॉलिड में आपने जैसे कहा कि सॉलिड कलर्स आर द बेस्ट कलर, तो उसमें कलर शाइन नहीं करता, आप शाइन करते हैं। हाँ। देखें आपकी पर्सनैलिटी, ये नहीं है कि आपने जिस तरह बड़े लाउड से कॉम्बिनेशन पहन लिए हैं, जैसे ख़वातीन में प्रिंट्स बड़े कॉमन हैं, तो बड़े प्रिंटेड कमीज है, प्रिंटेड दुपट्टा भी प्रिंटेड, सलवार भी प्रिंटेड, आपकी कमीज भी प्रिंटेड, इतना कुछ केओस सा लग रहा होता है आपके पूरे सूट में, पता ही नहीं चल रहा था कि आपकी शख्सियत खुद की कहाँ है। एग्जैक्टली, आपने केओस का वर्ड यूज किया। मैं कहता हूँ बहुत बिजी लगती हैं। हाँ, जब बिजी लगती हैं तो जैसे मैं अगर आपका ऑडियंस हूँ तो मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ आपकी सारी ड्रेसिंग पे। तो इसमें सॉलिड कलर्स जो हैं, और 2 ख़वातीन मेरे जहन में आती हैं जो पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट विमेन हैं। एक बेनज़ीर भुट्टो, आई मीन शी इज़ नाउ विद अस बट यू कैन टेक अ लुक, और उनका वार्डरोब जैसा मोस्टली सॉलिड कलर्स में था। आई मीन उसके साथ आप ज्वेलरी के साथ आप उसे बड़े डिस्क्रीटली और बड़ी एलिगेंटली आप उसे कंबाइन करके बड़ी अच्छी लुक निकाल सकते हैं। आजकल जो है वो अपना हिना रबानी है, यू नो, हिना रबानी की मरियम नवाज भी हैं, उनके भी उन्हें कलर जो है सॉलिड कलर्स में आ रही। तो सॉलिड कलर इज द की ओवर देयर। जितना आप जैसा शौक ड्रेसिंग करेंगे, मैन और वुमेन डजंट मैटर। मैं हमेशा कहता हूँ कि कपड़े जो है ना उससे आपको अटेंशन मिलनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन ना करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत चमकदार चीज़ पहन ली है, एम्ब्रॉयडरी डज द सेम थिंग। अगर ख़वातीन में एम्ब्रॉयडरी बड़ी पॉपुलर है, एम्ब्रॉयडरी हेयर, एम्ब्रॉयडरी हेयर, एम्ब्रॉयडरी हेयर, एम्ब्रॉयडरी कमिंग थ्रू योर ईयर्स, तो बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग है। तो डिस्ट्रैक्टिंग नहीं करना, आपने ऐसी चीज़ पहननी है। हामिद साहब जी सर। हामिद साहब, अगर हम देखें सोशल मीडिया पे काफ़ी आप वायरल हैं और बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, उसी में हम भी शामिल हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, ड्रेसिंग पैंट हो, चाहे जीन्स हो, कॉटन जीन्स हो, कौन सी, अगर मर्द हजरात की बात करें, नौजवानों की बात करें, कौन सी जगह में कहाँ पे हम गलती करते हैं? थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाने में। एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशंस में कहाँ गलती होती है, या मतलब लाइक आपने नीचे जीन्स पहन लिया, ये ऊपर शर्ट अजीब सी पहन ली है, उसके अंदर खराबी होती है। जी, कॉमन मिस्टेक्स में बता देता हूँ आपको ना। कॉमन मिस्टेक्स में हरमीत, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक तो पहली चीज़ है कि शूज़ गलत पहन लेते हैं लोग। आई मीन यू नो, अगर आपने अपनी आउटफिट को डिस्ट्रॉय करना है, नाइस आउटफिट को, तो यू नो पिक द रॉन्ग शूज। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2-piece सूट पहना है तो 2-piece सूट इज़ द मोस्ट आई वुड से सीरियस गारमेंट यू कैन वेयर। तो उसके साथ आपको सीरियस शूज़ चाहिए, दैट मीन्स लेसअप शूज़ चाहिए, आपको ऑक्सफोर्ड के शूज़ चाहिए। आपने अगर मकेशन पहनी है या कोई लोफर्स पहने हैं, आई थिंक दैट डजंट वर्क, और 80% पाकिस्तान इज़ डूइंग दैट। दूसरी बात है, अगर इफ़ यू आर अ मैन एंड यू वेयरिंग ए 2-piece सूट, आपने जब खड़े हैं तो कौन सा बटन बंद करना है? मोस्टली लोग जो हैं पाकिस्तान में वो ये मिस्टेक करते हैं कि दोनों बटन बंद कर लेते हैं। इट्स ए बिग फैशन मिस्टेक। अगर मैं यू नो आई विल गिव यू अ टिकट, कॉलर तक ऐसे यहाँ गला भी जो आपका ना वो बंद हुआ होता है, बिल्कुल ही बंद किया हुआ होता है उन्होंने। और इसके अलावा जो है ना, तो उसको टॉप बटन आपने बंद करना है, दूसरा सेकंड बटन जो है उसको। फिर ये है कि लेबल, आपने देखा अक्सर लोग लेबल यहाँ लगा होता है जो ब्रांड का लेबल है। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक। आपने वो नहीं करना।
सॉक्स जो हैं उनको आपने कैसे कंबाइन करना है, या शूज़ के साथ मैच कर लें, या आप उसकी जो पैंट का जो कलर है उससे डार्कर कलर में चले जाएं। टाई में बहुत मिस्टेक है। आई मीन मैंने देखा है बेशुमार मैन दे थिंक दे आर प्रिंस चार्ल्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन टाई इतनी चौड़ी पहनी हुई ऐसे लगता है जैसे बिब लगती है। तो आप देखें आप मॉडर्न एज में काम कर रहे हैं, एवरीथिंग स्टेट ऑफ द आर्ट, एवरीथिंग। अच्छा हामिद साहब, आई नो वन थिंग के कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं देखूँ ना तो मुझे मेकअप के हवाले से अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ आ जाती है अगर मैंने ये कलर पहना है तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा। और आई ऑलवेज यूज टू वेयर ग्रे के साथ पिंक। जी जी। तो ग्रे के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन आपने भी पहना हुआ है। ये देखें ग्रे पिंक कहने लगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रे के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा लगता है, Excellent, सिल्वर excellent, लगता है, elegant लगता है। और सिल्वर भी अच्छा लगता है। तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी बात कर रहे थे आप हरमीत से, आप ये बात कर रहे थे कि जो लड़कियां हैं यूजुअली जो है ना वो मतलब लाइक मर्द हजरात वो ये मिस्टेक कर जाते हैं, कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि बड़ा अच्छा पहन करना जूते जो होते हैं ना वो अजीब व गरीब से पहन लेते हैं, मिसमैच कर रहे होते हैं। और जबकि ये भी यूनिवर्सल कहा जाता है कि आपने मर्द की पर्सनालिटी को देखना हो ना तो आप जूतों से पर्सनालिटी को जज करते हैं। आई डोंट नो जज अच्छे सेंस में करना होता है, बुरे करना होता है, लेकिन मेरी भी एक है क्या मैं देखूं अगर तो मेरी नज़र सबसे पहले पाँव और जूतों पर जाती है। देखिए आप स्टेटमेंट देते हैं अपने लिबास से। अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ बात कर लेते हैं, मैन वुमन दोनों के लिए। सॉलिड कलर्स की बात हो रही थी, सॉलिड कलर में कौन कौन से कलर्स हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं, आई थिंक दे विल गिव यू अ नाइस इमेज। इसमें ब्लैक मैं तो आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में कहते हैं वी लव ब्लैक until they come up with a darker color than that। तो ब्लैक में टी शर्ट हो, ब्लैक में शर्ट हो, ब्लैक में सूट, टू पीस सूट हो, ब्लैक में शलवार कमीज हो, लेकिन इसका जो मैसेज है वो भी याद रखिए। इसका मैसेज है पावर। ब्लैक मीन्स पावर। अच्छा वाइट जो है ऑन द अदर हैंड, वाइट शर्ट मेरा फेवरेट कलर है सर जी। हाँ सबका होता है हरमीत, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को ब्लैक कलर पसंद ना हो। अब आप पूछे ना तो सब कहेंगे कि आई लव ब्लैक और उसके साथ कोई और भी। ऑलराइट। अच्छा दूसरा कलर जो है वो शर्टिंग में या शलवार कमीज में या टी शर्ट में ऑल्सो वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स क्रेडिबिलिटी, वाइट मीन्स आई एम रिफाइंड, आई एम पॉलिश, आई एम ऑनेस्ट, आई एम प्योर। और वाइट जो था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, तो आप कुड बी गो रॉन्ग। तो आई वुड से कि आपकी बेस्ट शर्ट जो है वो वाइट है। व्हेन बेस्ट शर्ट इज वाइट टू वेयर अनदर शर्ट। वो G7 के प्रेसिडेंट्स हैं ना, कभी उनकी आप पिक्चर्स निकाल के देख लीजिए, यू विल इनवेरिएबली सी देम वेयरिंग वाइट्स। पिछले 10 साल की पिक्चर्स निकाल के। अब ऐसे तो नहीं है कि बाइडन जो है वो फ़ोन करता है पुतिन को यार कल मीटिंग है, कौन सी शर्ट पहन के आ रहे हो। आई मीन इट डजंट वर्क दैट वे। उनके इमेज कंसल्टेंट हैं, दे आल्सो इनेटली नो। इसके अलावा जो है वो डार्क नेवी बहुत अच्छा कलर है, चाहे वो आपके सूट के लिए हो, टू पीस सूट के लिए, शलवार कमीज के लिए, या इवन टी शर्ट के लिए, पोलो के लिए। वो ये कहता है कि आई हैव अथॉरिटी बट आई एम ऑल्सो अप्रोचेबल, टॉक टू मी। तो दोनों मैसेज देता है। इसके अलावा वो कलर जो है दैट फॉल्स वेल विद ऑल सोशियो इकोनॉमिक लेवल। अच्छा लेकिन हामिद साहब आप ये जो बता रहे हैं कलर्स, ये आप तो जनरली बता रहे होंगे ना कलर्स। अब समर के कलर्स कौन से वेरी करने चाहिए और विंटर के हिसाब से? मुझे लगता है जैसे कि आप ये जो नेवी ब्लू बता रहे हैं, विंटर्स में ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा देखे जाते हैं, दो पहने जाते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि समर में आप जब ब्लैक पहने तो अब्जॉर्ब करती है अच्छा देखिए सनलाइट अब्जॉर्ब मैं करती है। जरा इसके ऊपर सीजन के ऊपर बात कर लेता हूँ कि सीजन क्या उसकी आप जब डिफाइन कर दें ना ये वाला, डिफाइन करता हूँ। लड़कों के लिए भी बता दें लड़कियों के लिए भी बता दें। अक्सर मैं पहले इसकी बात को ऐसे लेता हूँ कि अगर आप CEO ऑफ ए कंपनी हैं तो क्या आप CEO ऑफ ए कंपनी सिर्फ विंटर में हैं, आप समर में नहीं हैं? आई मीन आप एक सब्सटेंशियल वुमेन हैं, आप एक इम्पोर्टेंट जॉब है आपकी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सीजन वाला बात है ना, इसको आप रखें अपनी पार्टीज वार्टीज के लिए, बाहर घूमने वूमने के लिए। जहाँ तक प्रोफेशनल का ताल्लुक है, 4 ही कलर्स में आपने खेलना है। वो है ब्लैक है, डार्क नेवी या नेवी का शेड है, इसके अलावा ग्रेज के शेड हैं, चारकोल ग्रे है, मीडियम ग्रे है एंड लाइट ग्रे है, दैट्स इट। ब्राउन जितने भी कलर हैं, ब्राउन, ग्रीन्स एंड ऑल दैट, वो गोरों के कलर हैं, हम गोरे नहीं हैं। पाकिस्तान में जो गोरा है वो भी गोरा नहीं है, इसलिए कि उसकी आंखें गोरी नहीं है। एवरी सीजन ना, किसी भी सीजन में ये 4 कलर बिल्कुल। क्योंकि बात हो रही है प्रोफेशनल की, पार्टी में यू कैन डू व्हाटएवर द हेक यू वांट, इट डजंट रियली मैटर।
ठीक हो गया। तो अब जो हमारा आपको पता तो है कि किस तरह से गर्मी है, सीज़न इतना अजीबोगरीब सा होता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को आपको पता है। कौन से फैब्रिक के ऊपर अगर बात करें तो कौन से फैब्रिक जो होते हैं वो किस तरह से होता है? सबसे पहले सूटिंग में देखें ट्रॉपिकल फैब्रिक वूल का यहाँ पाकिस्तान में यू नो ऑब्वियसली यू कैन नॉट वेयर दैट बिकॉज यू नॉट गोना फील कंफर्टेबल इन दैट। तो उसमें ट्रॉपिकल फैब्रिक जो है ना दैट्स बेस्ट फॉर यू नो ऑल सीजन फैब्रिक है। इसके अलावा अगर शर्टिंग में जाएँ तो कॉटन 100% कॉटन ब्रीदेबल है। याद रखिए जो नेचुरल फाइबर है दैट्स मच बेटर देन ए मैन मेड फाइबर। तो आप उसमें कॉटन में आ जाएं, कॉटन के शलवार कमीज ले लें, कॉटन की अगर आपने यू नो दुपट्टा लिया है, यू नो कॉटन का दुपट्टा तो नहीं, खैर एनीवे कॉटन जो है वो आपके लिए शर्टिंग में भी बड़ी अच्छी है और उसमें शलवार कमीज के लिए भी बड़ी अच्छा है। इसके अलावा जो हमें सब एक और चीज़, हाँ जी सर जी कंटिन्यू करें। वॉशिंग वेयर का मैं कहता हूँ कि वॉशिंग वेयर को से यू नो वी डोंट वेयर दैट, क्योंकि वो एक नेचुरल फाइबर नहीं है, वो ब्रीथ नहीं करता। इसका मतलब यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। वैसे भी बड़ा वेटी सा फैब्रिक है, उसकी ड्रेप ठीक नहीं है, ऐसे पहना होता है ना आगे से इकट्ठा सा हो जाता है अगर आपने शलवार में नोट किया। अदरवाइज भी आप देखें ना, ये आपने वॉशिंग वेयर की भी बात की, आपने वो सिल्क की भी अगर बात करें ना तो सम सर्टन पॉइंट्स पर आप जाकर आपके हमारे क्योंकि इतने वेरी करते हैं हमारे मौसम, तो उसमें ये होता है कि आप जब पहनते हैं तो एक टाइम पर आकर स्वेटिंग के साथ आपके वो फिर वो एक अजीब सा डोर अजीब सी डोर देती है। तो मुझे लगता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ये कहता है कि आप सिल्क पहने। हाँ सिल्क जो है ना वो वैसे भी मेन तो सिल्क पहनते नहीं है, विमेन तो यू नो विमेन दे डू दैट। और इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि अंडर शर्ट्स या अंडर गारमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी स्वेटिंग होती है। आप पाकिस्तान में देखते हैं या मुल्क दुनिया में देखते हैं कई मैन हैं यू नो दे वॉक अराउंड और यू नो दे लुक वेरी स्वेटी अंडर द आर्म्स एंड ऑल दैट, दैट्स ए वेरी डिस्गस्टिंग लुक। तो आप बनियान ले लें, एक 200 रुपये की बनियान मिलती है, आई थिंक दैट्स अ सोल्यूशन टू दिस। और दूसरी है कि हाइजीन का भी ख्याल रखें, यू नो आई मीन यू नो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त अपना टाइम निकाला, आपने इतनी अच्छी हमें पॉइंट्स बताए किस तरह से शख्सियत के ऊपर क्या कुछ करना चाहिए और किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी इन्हांस कर सकते हैं आप पर्सनालिटी और क्या पहनना चाहिए। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह हरमीत और सोहा आपको नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।